This is R.K. Shukla, Senior Faculty of Zoology, ex-faculty of Aakash and nowadays working with Top Institute of Kota. तो कल जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉग के बारे में, ठीक है। और ये पूरा डिस्कशन बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होगा, तो अलग से एनसीईआरटी आप ना भी पढ़ेंगे तो भी काम चलेगा। एनसीईआरटी के जितने पॉइंट हैं वो सभी हमने यहां कवर किए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक पॉइंट हैं जिनको मैंने चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है क्लास एम्फीबिया का मेंबर है, और एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? फाउंड इन बोथ एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल मीडियम, ठीक है। एक प्रश्न आपके मन में खड़ा होना चाहिए कि क्रोकोडाइल भी दोनों मीडियम में रहता है लेकिन वो एम्फीबिया नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि क्रोकोडाइल का दोनों मीडियम में रहना मजबूरी नहीं है। अगर वो चाहे तो टेरेस्ट्रियल मोड में भी अपना पूरा लाइफ पास कर सकता है, ठीक है। बट याद रखना, एम्फीबियंस आर दोज विच आर फाउंड इन बोथ एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल मीडियम एंड बोथ ऑफ देम आर नेसेसरी फॉर देम। अगर आप फ्रॉग की बात करोगे तो ये एक्वेटिक मीडियम के बगैर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। कॉमन इंडियन फ्रॉग का नाम क्या है? राना टिग्रीना। एंड कोल्ड ब्लडेड और पॉइक्लोथर्मल एनिमल, थोड़ा सा बात कर लें। देखो, हाइपोथैलेमस में थर्मोरेगुलेटरी सेंटर पाया जाता है, जो किस किस में पाया जाता है? ओनली इन एबीज एंड मैमल्स। अगर आप पाइसिस, एम्फीबिया और रेप्टिलिया की बात करते हो तो इनके हाइपोथैलेमस में थर्मोरेगुलेटरी सेंटर नहीं पाया जाता, जिसके चलते ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना बच्चों, ये मतलब अगर मैं वर्टिब्रेटा की बात करूं तो देखो, पाइसिस, एम्फीबिया और रेप्टिलिया ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर जो है सर्दियों का सीजन होगा तो इनका बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो है समर सीजन है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो ऐसे में अगर ज्यादा समर होगा या ज्यादा विंटर होगा तो इनका सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते वो क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड एज पॉइक्लोथर्मल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। तो याद रखना, अनेबल टू मेंटेन देयर ओन बॉडी टेम्परेचर, डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर किसमें पाया जाता है? ओनली इन एबीज एंड मैमल्स, ठीक है। और जो है पाइसिस, एम्फीबिया और रेप्टिलिया, इन तीनों में अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती। तो ये क्या करेंगे? याद रखना, जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो ये क्या करेंगे? समर स्लीप या एस्टिवेशन में चले जाएंगे, सॉइल को डिग करेंगे, सॉइल के अंदर 4-5 फीट जाएंगे और 2-3 महीने वहीं पास करेंगे, ठीक है। और हाइबरनेशन, जब बहुत ज्यादा सर्दी होगी तब भी ये क्या करेंगे? सॉइल के अंदर जाएंगे। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना, ठीक है। फिर याद रखना, कैमोफ्लेज एज वेल एज मिमिक्री। बेसिकली दोनों स्किन का कलर चेंज करने की कैपेसिटी है, ठीक है। अगर स्किन का चेंज करने की कैपेसिटी है तो वो क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज कैमोफ्लेज, ठीक है। और अगर स्किन का कलर प्रोटेक्टिव कलरेशन, अपने एनिमी से बचने के लिए किया जा रहा है, स्पेशली then such kind of camouflage is called as mimicry। बेसिकली दोनों एक ही चीज है। कलर चेंज करने का जो कैपेसिटी है, अपने आप को छुपाने के लिए जो कलर चेंज करने का कैपेसिटी, दिस इज कॉल्ड एज कैमोफ्लेज, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बॉडी पार्ट ऑफ फ्रॉग। देखो, इसमें 2 बॉडी पार्ट पाए जाते हैं, हेड और ट्रंक। नेक और टेल फ्रॉग में नहीं पाया जाता, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। अगर मैं ट्रंक की बात करूं तो ये थोरैक्स और एब्डोमिन का कलेक्टिव फॉर्म है। थोरैक्स और एब्डोमिन में जहां डिफरेंशिएशन नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि डायफ्राम नहीं पाया जाता, ठीक है। थोरैक्स और एब्डोमिन को डिफरेंशिएट करने का काम कौन करता है? डायफ्राम करता है। अगर डायफ्राम नहीं है तो इन दोनों का क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होगा और ये बॉडी ऑर्गन कहलाएगा ट्रंक। अगर मैं हेड की बात करूं तो हेड में क्या है? माउथ है, नॉस्ट्रिल है, आई है और टिम्पैनम, ठीक है। और अगर मैं टंग की बात करूं तो याद रखना, 4 लिम्ब विद 4 डिजिट एज वेल एज कॉपुलेटरी पैड। अभी इन सभी स्ट्रक्चर को हम डायग्राम से समझने वाले हैं। अगर मैं हाइंड लिम्ब की बात करूं तो इसमें 5 डिजिट पाए जाते हैं और एक जाल पाया जाता है, ठीक है।
चलो अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हेड को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो याद रखना, इसके मिड डॉर्सल साइड पर एक लाइन पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज मिड डॉर्सल लाइन। ठीक है, और बिल्कुल हेड के एंटीरियर एंड पर क्या है, वन पेयर नॉस्ट्रिल और एक्सटर्नल नेयर्स। उसके थोड़ा पीछे जाएंगे तो वन पेयर ऑफ आई। कैसा आई? सिंपल आई, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ कंपाउंड आई। और थोड़ा और पीछे जाएंगे तो वन पेयर ऑफ टिम्पैनम। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, टिम्पैनम क्या है? टिम्पैनम का ईयर। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर इसमें नहीं होता, तो इसका ईयर का जो बाहर दिखने वाला फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड एज टिम्पैनम। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। ठीक है, फिर थोड़ा सा बात करेंगे हम फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब में याद रखना, फोर लिम्ब में कुल मिलाकर कितना फिंगर है, कितना डिजिट है? 1 2 3 4, कुल मिलाकर 4 डिजिट है। जबकि आप हाइंड लिम्ब की बात करोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है, इस बात को याद रखना। ठीक है, और याद रखना, मेल के केस में फर्स्ट जो डिजिट है, फिंगर है, उसके बेस पर कॉपुलेटरी और नप्चियल पैड पाया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखें। क्या पाया जाता है? कॉपुलेटरी और नप्चियल पैड, जो क्या करता है, कॉपुलेशन के समय इसकी सहायता करता है। हालांकि कॉपुलेशन इसमें नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल कोर्स जो है इसका, विच इज कॉल्ड एज एम्प्लेक्सस और सेक्सुअल एम्ब्रेस, उसमें ये सपोर्ट करता है। ठीक है, और हाइंड लिम्ब में आप देखोगे तो फिंगर के बीच में, डिजिट के बीच में देखो, ये एक जाल पाया जाता है जो क्या करता है, वाटर में स्विम करने में इसकी सहायता करता है। इस बात को दिमाग में सेट करना है। ठीक है, फिर थोड़ा सा कंपैरिजन हम करेंगे फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के बारे में। अगर आप साइज की बात करते हो तो फोर लिम्ब आर स्मॉलर इन कंपैरिजन टू हाइंड लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब आर लार्जर इन कंपैरिजन टू फोर लिम्ब। अगर आप फंक्शन की बात करते हो तो याद रखना, जंप लगाने में इसका जो मोड ऑफ लोकोमोशन वो क्या, जंप करके आगे बढ़ता है। तो जंप करते समय जो पूरी बॉडी को अप करने का काम करता है, मतलब लीप के समय, जंप के मतलब लीप के समय जब ये छलांग लगाता है, उस समय जो बॉडी को अप करता है वो कौन करता है? हाइंड लिम्ब करता है। इस बात को याद रखना। और जंप लगाने के बाद जब ये वापस उस पर आता है, अर्थ पर आता है, तो बॉडी वेट को संभालने का काम कौन करता है? ये फोर लिम्ब करता है। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। अगर हम डिजिट में बात करेंगे, फोर लिम्ब में कितना है? 4, और हाइंड लिम्ब में कितना है? 5। अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फोर लिम्ब में क्या खास बात है? नप्चियल और कॉपुलेटरी पैड एट द बेस ऑफ फर्स्ट डिजिट इन मेल ओनली। और अगर मैं हाइंड लिम्ब की बात करूं तो वेब अमंग डिजिट फॉर स्विमिंग, ये इसमें पाया जाता है। ये इसका खास बात है। ठीक है, थोड़ा सा बात हम करेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में। अगर मैं स्किन के बारे में बात करूं तो याद रखना, स्किन इज स्मूथ एज वेल एज स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। याद रखना, फ्रॉग का जो इंटेग्यूमेंट है उसमें एक ही तरह का ग्लैंड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है। और म्यूकस ग्लैंड बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है, जिसके चलते इसका स्किन कैसा होगा? स्लिपरी होगा, और जो है कैसा होगा? स्मूथ होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो है, और बहुत ज्यादा म्यूकस पाए जाने के कारण इसका जो स्किन है हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में पाया जाता है। और एक बात याद रखना, फ्रॉग कभी वाटर का ड्रिंक नहीं करता, बक्कल कैविटी माउथ से पानी को नहीं पीता। इसको वाटर कहां से मिलता है? ये स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अगर आप फ्रॉग के कलर की बात करेंगे तो डॉर्सल साइड का कलर कैसा है? ऑलिव ग्रीन। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, DOG, D फॉर डॉर्सल, O फॉर ऑलिव एंड G फॉर ग्रीन। जबकि वेंट्रल साइड में कैसा कलर है? पेल येलो। ठीक है, और डॉर्सल साइड में बहुत सारे स्पॉट भी पाए जाते हैं। अगर आप बॉडी सेगमेंट की बात करोगे तो बॉडी इज डिवाइजेबल ओनली इन हेड एंड ट्रंक। हमने इस बारे में बात कर लिया है। चलो अब हम आगे बात करेंगे। ये अच्छा, अब उसके बाद थोड़ा कुछ और कैरेक्टर है। अगर नॉस्ट्रिल का बात करें, अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट। हम लोग इसके बारे में बात करके आए। आई के बारे में हम बात करके आए। आई आर बल्जेस एंड कवर्ड बाय अ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये याद रखना, जब ये वाटर में होता है, तो पूरे आई के ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। इसका ओरिजिन कहां होता है? आई के इंटरनल साइड में होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, अगर हमारे केस में बात करेंगे तो ये बात अच्छी तरह से याद रखना कि हमारी जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है वो कैसा मेम्ब्रेन है? वेस्टिजियल मेम्ब्रेन। टिम्पैनम के बारे में हमने बात कर लिया, ये इसका मिडल ईयर का एक्सटर्नल फॉर्म है। और लिम्ब के बारे में भी हम लोग यहां डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर लें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिनके बेस पर मेल और फीमेल को पहचानना संभव है? देखो, आपने गौर किया होगा, जब रेनी सीजन होता है तो आपको टर टर का साउंड सुनाई देता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रॉकिंग साउंड।
ये क्या कहलाता है? ये क्रॉकिंग साउंड कहलाता है। अब एक बात यहां पे आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि ये जो क्रॉकिंग साउंड आपको सुनाई देता है, ये दो तरह का होता है, एक लाउडर होता है और एक थोड़ा सा कम लाउडर होता है। जो लाउडर है वो मेल का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके हेड के साइड में वोकल सैक पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? मेल के क्रॉकिंग साउंड मतलब टर टर का जो साउंड है, उसे क्या करते हैं? उसे रेसोनेट करते हैं। ठीक है, फीमेल में ये एब्सेंट है। दूसरा, नप्चियल और कॉपुलेटरी पैड। अगर आप देखोगे तो मेल में फर्स्ट डिजिट के बेस पर नप्चियल और कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है, जो कि एम्प्लेक्सस और सेक्सुअल एम्ब्रेस में काम आता है, तो जो कि फीमेल में एब्सेंट है, तो ये इसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसका एलिमेंट्री कैनाल का। देखो, सबसे पहले ये माउथ के बाद क्या है? बक्कल कैविटी के बाद आप देखोगे फेरिंग्स और एसोफेगस। उसके बाद क्या हुआ? स्टमक के बाद आ जाएगा ड्यूडिनम के बाद इलियम, और इलियम के बाद आप ये आप देखोगे ये क्या आ जाएगा? रेक्टम, और रेक्टम आगे जाकर क्लोएका में खुल जाएगा, और उसके साइड में यूरिनरी ब्लैडर भी है। अगर आप ह्यूमन बीइंग से इसे कंपेयर करते हो तो देखो क्या क्या डिफरेंस आपको दिखाई देंगे। सबसे पहली बात देखो, इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जेजुनम नहीं है, ठीक है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन नहीं है, कोलोन एब्सेंट है, सीकम एब्सेंट है। तो ये मेन डिफरेंस है जो पाए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग एज वेल एज एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसके अलावा एक अंतर और है, अगर आप टंग की बात करते हो, थोड़ा सा बात हम यहां टंग के बारे में भी कर लें। अगर आप टंग की बात करते हो, देखो हमारी जो टंग है, जीभ है, वो कहां पर अटैच होता है? पोस्टीरियर एंड पर अटैच होता है और एंटीरियर एंड पर फ्री होता है। लेकिन इसका जो टंग है वो एंटीरियर एंड पर अटैच होता है, और पोस्टीरियर एंड पर देखो ये बाइलोब्ड है और फ्री है। अगर इसे अपने फूड मटेरियल को पकड़ना है तो ये पोस्टीरियर एंड माउथ से बाहर निकल कर आएगा, पूरा पोस्टीरियर एंड माउथ से बाहर निकल कर आएगा। तो इसका मतलब अगर आप ह्यूमन बीइंग से कंपैरिजन करते हो, देखो हमारे केस में क्या होता है, हमारा टंग जो है पोस्टीरियर एंड पर अटैच होता है, एंटीरियर एंड पर फ्री होता है। बट इसका जो टंग है वो एंटीरियर एंड पर कैसा है? अटैच है, और पोस्टीरियर एंड पर फ्री है, और कैसा है? बाइलोब्ड है। तो ये भी डिफरेंस है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज फ्रॉग। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं लीवर के बारे में। अब लीवर में याद रखना बहुत सारे डिफरेंस हैं। देखो सबसे पहली बात तो इसका लीवर कितने लोब से बना है? 3 लोब से बना है। ये हुआ लेफ्ट लीवर लोब, ये हो जाएगा सेंट्रल लीवर लोब, मीडियन और सेंट्रल लीवर लोब, और ये हो जाएगा राइट लीवर लोब। राइट लीवर लोब के साथ में क्या है? उसके साथ में गॉल ब्लैडर है, तो वो इट इज ऑल्सो फाउंड इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। और गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है वो क्या कहलाता है? सिस्टिक डक्ट कहलाता है। देखो ये सेम काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। बट यहां पर एक बात का अंतर है, जो पैंक्रियाज है ये बिल्कुल लीवर के साथ पाया जाता है, और कहीं कहीं पैंक्रियाज का अटैचमेंट भी लीवर के साथ में हो जाता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। देखो ये गॉल ब्लैडर से निकलने वाला डक्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिस्टिक डक्ट। और लीवर से निकलने वाला डक्ट क्या कहलाता है? हिपैटिक डक्ट। देखो ये भी हिपैटिक डक्ट है, ये भी है, और सारा हिपैटिक डक्ट का फ्यूजन जब हो जाएगा सिस्टिक डक्ट के साथ, तो जिस डक्ट का फॉर्मेशन होगा ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, और कॉमन बाइल डक्ट का फ्यूजन होगा पैंक्रिएटिक डक्ट के साथ। उसके बाद कौन से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा? हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, बट एम्पुला ऑफ बीटर लाइक स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड। एम्पुला ऑफ बीटर जैसे हमने पढ़ा है ह्यूमन बीइंग में, वैसा स्ट्रक्चर यहां नहीं पाया जाता। अब थोड़ा सा हम बात कर लें डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको थोड़ा हम कंपैरिजन कर लें। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करता हूं, इट इज कंसिस्ट ऑफ माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड इंस्टेड ऑफ एनस क्लोएका इज फाउंड। पहले हमने बात किया बहुत बार कि अगर एक कॉमन ओपनिंग है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल आके खुलता है, एक्सक्रीटरी कैनाल आकर खुलता है, और रिप्रोडक्टिव कैनाल आकर भी खुलता है, कॉमन चैम्बर है, तो ऐसा चैम्बर क्या कहलाता है? सच काइंड ऑफ चैम्बर इज कॉल्ड एज क्लोएका। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन किससे बना हुआ है? ओनली ड्यूडिनम एंड इलियम, मीन्स जेजुनम इज एब्सेंट। लार्ज इंटेस्टाइन किससे बना हुआ है? ओनली रेक्टम, मीन्स कोलोन, सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आर एक्सक्लूसिवली एब्सेंट, एंड क्लोएका पास यूरिन, स्टूल एज वेल एज गैमेट। मतलब ये यूरिन को पास करता है, फिकल मटेरियल को पास करता है, और गैमिट को भी पास करता है। अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड का बात करें तो कौन सा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लीवर है, पैंक्रियास है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। बट
सलाइवरी ग्लैंड इज एक्सक्लूसिवली एब्सेंट, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। देखो याद रखना है, अगर ये बॉटर में है, एक्वेटिक लाइफ है, तो कैसे रेस्पिरेशन करेगा? स्किन से करेगा। एंड सच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बाय मोइस्ट स्किन, दिस इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर ये लैंड पर है, टेरेस्ट्रियल लाइफ में है, तो क्या करेगा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन मींस रेस्पिरेशन बाय लंग, cutaneous respiration by respiration by skin, and buccopharyngeal respiration means respiration by lining of buccal cavity as well as pharynx। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लें सबके के बारे में। पल्मोनरी रेस्पिरेशन मींस रेस्पिरेशन बाय लंग, और इसमें 1 पेयर पिंक एलोंगेटेड लंग्स हैं जो कि इसके ट्रंक के अपर पार्ट, जिसे हम थोरेक्स कह सकते हैं, उसमें पाए जाते हैं। अगर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का बात करें तो कैसे करता है? बाय मोइस्ट स्किन। ठीक है, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। जैसा कि हमने बात किया, स्किन के ऊपर म्यूकस होता है, तो हमेशा ये कैसा रहता है? मॉइस्ट रहता है, और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। अगर हम बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन की बात करें तो याद रखना, लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंक्स में रेस्पिरेशन का काम करता है। गॉट इट माय पॉइंट? चलो अब उसके बाद हम बात करें थोड़ा इसका रेस्पिरेटरी पाथवे इन केस ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। आउटसाइड एयर सबसे पहले कहां जाएगा? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से कहां जाएगा? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से फेरिंक्स। अब यहां पे थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो हमारा नेयर्स है, वहां से जो एयर अंदर आएगा वो बक्कल कैविटी में कभी नहीं जाएगा। तो बक्कल कैविटी से फेरिंक्स, उसके बाद कहां जाएगा? लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद कहां जाएगा? ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद कहां जाएगा? ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद लंग्स। ठीक है, और ऐसे ही एयर का एग्जिट होगा। ठीक है, फिर बात करें इसके वैस्कुलर सिस्टम की। वैस्कुलर सिस्टम में कितना सिस्टम है? 2 सिस्टम है। पहले क्या है? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या है? हार्ट है, ब्लड वेसल्स है और ब्लड है। और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है? लिम्फेटिक हार्ट। ये याद रखना, ये अलग कैरेक्टर है विच इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। लिम्फेटिक हार्ट आर फाउंड इन दिस एम्फीबियन। ठीक है, उसके बाद क्या है? लिम्फ चैनल है, लिम्फ नोड है एंड लिम्फ है। बाकी ये 2, 3, 4 in case of human being are also found, but first one lymph heart is found only in amphibian। ठीक है, फिर हम इसके हार्ट का बात करें। देखो 3 चैम्बर हार्ट है जो 3 मेन चैम्बर से बना है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल के साथ क्या है? साइनस वेनोसस है, और वेंट्रिकल के साथ क्या है? ट्रंकस आर्टेरियोसस है। बोथ ऑफ देम आर एक्सेसरी चैम्बर, और जब हम काउंटिंग करते हैं तो एक्सेसरी चैम्बर को हम काउंट नहीं करते, इस बात को याद रखना। तो इसका हार्ट कैसा माना जाएगा? 3 चैम्बर ट्रांजिशनल हार्ट। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें पाया जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में पहले भी हम लोग पढ़ कर आए, अभी हम फिर से बात करेंगे। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में देखो एलिमेंट्री कैनाल का जो ब्लड है, जिसमें बहुत सारा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, उसे हम क्या करते हैं? उसे हम पहुंचाते हैं लीवर में, और लीवर में क्या करते हैं? जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसका जो एक्सेस है उसको स्टोर कर देते हैं, और जितना रिक्वायर्ड है वो हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखो स्टमक से एक वेन बाहर निकलेगी जिसका नाम है गैस्ट्रिक वेन। स्प्लीन से एक वेन बाहर निकलेगी जिसका नाम है लिनियक वेन। पैंक्रियाज से एक वेन बाहर निकलेगा जिसका नाम है पैंक्रियाटिक वेन। और इंटेस्टाइन से एक वेन बाहर निकलेगा जिसका नाम है इंटेस्टाइनल और मेसेंटेरिक वेन। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, देखो हमने बात किया था पहले पोर्टल सिस्टम के बारे में। पोर्टल सिस्टम के बारे में हमने क्या बात किया था? हमने बात किया था कि अगर किसी वेन के दोनों साइड में कैपिलरी है, मतलब ओरिजिन पर भी कैपिलरी है और टर्मिनेशन पर भी कैपिलरी है, तो ऐसा वेन क्या कहलाता है? पोर्टल वेन कहलाता है। और पोर्टल वेन से जो सिस्टम बनता है वो सिस्टम क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज पोर्टल सिस्टम। पोर्टल वेन से जो सिस्टम बनता है दिस इज कॉल्ड एज पोर्टल सिस्टम। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। तो देखो ये चारों तरह की वेन के मिलने से क्या बनेगा? हिपैटिक पोर्टल वेन। ये कहां खुल जाएगा? लीवर में खुल जाएगा। ठीक है, और याद रखना हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज फाउंड इन ऑल द कॉर्डेटा एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा, मतलब ये सिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, पायसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबिस और मैमल सभी में पाया जाता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा हम बात करेंगे किसके बारे में? रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में। ये याद रखना एक्सक्रीशन की एडिशनल डिवाइस है। ये पायसिस, एम्फीबिया और रेप्टिलिया में कैसा होता है? फंक्शनल होता है। एबीज में वेस्टिजियल है और मैमल्स में एक्सक्लूसिवली एब्सेंट है। इसका ओरिजिन कहां से होगा? लंबर और लेग रीजन से। लंबर मतलब कमर का
कमर का रीजन, और लेग मतलब पैर, वहां से जो वेन निकलेगी उनका फ्यूजन होगा, जिससे क्या बनेगा, रीनल पोर्टल वेन, और इसका ओपनिंग कहां होगा, किडनी में होगा, ठीक है। एंड दिस सिस्टम इज मेंट फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़ा बात करें ब्लड ऑफ फ्रॉग, लगभग ह्यूमन बीइंग के जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। देखो इसका जो आरबीसी कैसा सर्कुलर एंड न्यूक्लिएटेड है, याद रखना हमारा जो आरबीसी वो कैसा है, ई न्यूक्लिएटेड है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। लेकिन इसका जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस होता है। दूसरी बात जो याद रखना है एम्फीबिया में, इसके आरबीसी बहुत बड़े साइज के होते हैं। सबसे बड़े साइज के जो आरबीसी होते हैं वो किसमें होते हैं, एम्फीबिया में होते हैं। डब्ल्यूबीसी कॉमन है। और अगर ब्लड प्लेटलेट का बात करेंगे तो यहां फ्रॉग के केस में जो इसका प्लेटलेट है उसे हम क्या कहते हैं, स्पिंडल सेल कहते हैं। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ें। अब उसके बाद बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसका देखो, फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया एंड दस इज यूरियोटाइलिक। याद रखना अगर हम कॉर्डेटा में बात करते हैं तो मेनली एम्फीबिया और मैमेलिया ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों यूरियोटाइलिक में आते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट, हाँ ये हम अभी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें याद रखना अगर हम एम्फीबिया की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है। अब हम बात करें इसका नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो किससे बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। हमने पढ़ा है पहले, जो ब्रेन से निकलने वाला नर्व है वो क्या कहलाता है, क्रेनियल नर्व कहलाता है। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला नर्व क्या कहलाता है, स्पाइनल नर्व कहलाता है। और इसमें कितने, याद रखना पाइसेस और एम्फीबिया में 10 पेयर क्रेनियल नर्व है, जिसमें पाइसेस में और एम्फीबिया में। अगर आप रेप्टिलिया, एबीज और मैमेलिया की बात करते हो तो उसमें क्रेनियल नर्व, याद रखना क्रेनियल नर्व कहां से निकलता है, ब्रेन से निकलता है। अगर आप रेप्टिलिया, एबीज और मैमेलिया की बात करते हो तो उसमें क्रेनियल नर्व कितना है, 12 पेयर, ठीक है। उसके बाद फिर याद रखना है, उसके बाद याद रखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किससे बना होता है, याद रखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किससे बना होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से मिलकर बना होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलो यहां से हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने बात किया नर्वस सिस्टम के बारे में। अब नर्वस सिस्टम के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, सेंसरी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अच्छा थोड़ा सा इसके ब्रेन के बारे में भी बात कर लें। जो एम्फीबिया का ब्रेन है उसके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लें। देखो ब्रेन में कितना पार्ट है, 4 ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन। सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब मैं 4 ब्रेन का बात करूं, जरा कंपैरिजन कर लो ह्यूमन बीइंग में। तो इसका जो पहला पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब, ये इट इज एक्सक्लूसिवली एब्सेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारा जो 4 ब्रेन है, जो हमारा 4 ब्रेन है, किससे बनता है, सेरिब्रम से और डायंसिफिलोन से। 1 पेयर सेरिब्रम और डायंसिफिलोन, इन दोनों से बनता है। बट इसमें एक एडिशनल पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब। अगर मैं मिड ब्रेन की बात करूं, हमारे मिड ब्रेन में कितने लोब हैं, 4 लोब हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसके ब्रेन में कितना लोब है, 2 ही लोब है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉर्पोरा बाइजेमिना। और इसका मिड ब्रेन कैसा है, हॉलो, ठीक है। अगर मैं हाइंड ब्रेन की बात करूं तो इसमें 2 ही पार्ट है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर आप कंपैरिजन करो ह्यूमन बीइंग के ब्रेन के साथ में तो उसमें क्या पाया जाता है, पोन्स पैरोलाई भी होता है, जो कि इसमें एब्सेंट है। पोन्स पैरोलाई इज फाउंड ओनली इन ब्रेन ऑफ मैमेलिया, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन के बारे में। तो यहां सेंसरी ऑर्गन का कुछ कैटेगरी मैंने दिया है जो एनसीईआरटी से लिया है, और इसको जरूर याद कर लेना क्योंकि इसकी बहुत जगह जरूरत पड़ती है, ठीक है। देखो थिग्मो रिसेप्टर, थिग्मो मतलब क्या होता है, टच। तो जो टच का रिसेप्टर है वो क्या कहलाता है, थिग्मो रिसेप्टर। और इसकी स्किन पर कहीं कहीं थिग्मो सेंसरी पैपिली पाए जाते हैं। उसके बाद गस्टेटो रिसेप्टर, गस्टेटो मतलब क्या होता है, रिसेप्टर फॉर टेस्ट, ठीक है। और ये कहां होता है, गस्टेटो मतलब टेस्ट, ये कहां होता है, टंग के ऊपर होता है। उसके बाद ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टो मतलब क्या होता है, रिसेप्टर फॉर स्मेल। और याद रखना गस्टेटो रिसेप्टर और ये ऑल्फैक्टो रिसेप्टर दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, कीमो रिसेप्टर कहते हैं, इस बात को याद रखना। फिर फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर कैसा है, आई है, ठीक है। इन अ फ्रॉग देयर आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन स्कल, दीज आर सिंपल आई, हम पढ़कर आए। उसके बाद ऑडिटरी एंड एकॉस्टिक। ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, ऑडिटरी का मतलब हियरिंग,
और एकॉस्टिक का मतलब क्या होता है? एकॉस्टिक का मतलब बैलेंस। ये दोनों काम कौन करता है? ईयर करता है। बट इसमें केवल मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर, केवल मिडल ईयर और इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर इसमें नहीं पाया जाता। तो ये क्या है? रिसेप्टर फॉर हियरिंग एंड बैलेंस, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग एंड ओनली टिम्पैनम कैन बी सीन बाय एक्सटर्नल। याद करो, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के जंक्शन पर इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या पाया जाता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, तो आउटर मोस्ट पार्ट क्या हो जाएगा? आउटर पोस्ट पार्ट हो जाएगा ईयर। फिर थोड़ा सा आई के बारे में बात कर लें। तो ये आई के बारे में ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। चलो उसके बाद हम बात कर ले मेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम। इसको बहुत ध्यान से देखना है। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ कुछ ऑरेंज कलर में, जो ये जो है किडनी है, और किडनी कितने लोब से बना है? देखो 3 लोब से किडनी बना हुआ है। 1 पेयर किडनी है, 3 लोब से बना हुआ है। और इसके ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, स्काई ब्लू कलर से जो दिखाई दे रहा है, दिस इज टेस्टिस। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिख रहा है स्काई ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है, दीज आर बासा एफ्रेंसिया। बट ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस से बाहर क्या निकलता है? 10 to 12 बासा एफ्रेंसिया टेस्टिस से बाहर निकलता है और किडनी के अंदर जाता है। देखो एक बात याद रखना, इन केस ऑफ फ्रॉग, अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करता हूं तो इसमें बास डिफरेंस नहीं पाया जाता। बास डिफरेंस इज एक्सक्लूसिवली एब्सेंट। तो बास डिफरेंस की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? बास डिफरेंस की कमी को ऐसे पूरा किया जाएगा कि बास डिफरेंस कनेक्ट हो जाएगा किडनी के अंदर जाकर एक्सक्रीटरी कैनाल से, और जो किडनी का कैनाल है वो यूरिनोजेनिटल कैनाल हो जाएगा, और स्पर्म का भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा और यूरिन का भी करेगा अलग अलग टाइम पर। ठीक है। तो देखो ये जो कैनाल, जिसको आमतौर पर हम यूरेटर कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं? यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्योंकि ये यूरिन का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है और ये स्पर्म का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। और ये देखो ये क्या है? क्लोएका है, और इसमें देखो ये यूरिनोजेनिटल डक्ट आकर खुल जाएगी और ये क्लोइकल एपर्चर से बाहर निकल जाएगा। इसमें रेक्टम भी आकर खुलेगा। याद रखना एलिमेंट्री कैनाल भी इसके अंदर खुलना है, और इसके अंदर रिप्रोडक्टिव कैनाल भी खुलना है और एक्सक्रीटरी कैनाल भी खुलना है। अब थोड़ा सा देखो, यहां हमने डिटेल स्ट्रक्चर बनाया। हमने किसका डिटेल स्ट्रक्चर बनाया? यहां डिटेल स्ट्रक्चर बनाया टेस्टिस का, टेस्टिस और किडनी का, क्योंकि इनके कनेक्शन को हमें समझना है। देखो ये ग्रीन कलर से जो बना हुआ है, दिस इज टेस्टिस, और टेस्टिस की जो कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड एज मेसोर्कियम। ऐसे ही याद रखना, ओवरी का जो कवरिंग है वो क्या कहलाता है? मेसोबेरियम। टेस्टिस से निकलेगा बास एफ्रेंसिया। कितना निकलेगा? 10 to 12। और एक कैनाल है बिडर कैनाल, ये किडनी के अंदर है। कम से बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। बिडर कैनाल इज फाउंड इन, बिडर कैनाल वो कैनाल है जो इसमें मेल फ्रॉग में एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कनेक्ट करता है। ये कनेक्शन है। देखो टेस्टिस से क्या निकला? बास एफ्रेंसिया, किस में जाके खुल गया? बिडर कैनाल में, और यहां से ये निकला एक्सक्रीटरी कैनाल, और ये यूरेटर या जो है मेल यूरिनोजेनिटल डक्ट में खुल जाता है, और इससे ही यहां पर नेफ्रॉन लगा हुआ है। इस बात को थोड़ा सा और हम एलाबोरेट करेंगे इस बात को समझने के लिए। तो देखो ये हमने बनाया टेस्टिस। टेस्टिस से क्या निकला? 10 to 12 बास एफ्रेंसिया, नॉट डिफरेंस। ये कहां खुल जाएगा? बिडर कैनाल में। बिडर कैनाल से ये कैनाल जाएगा एक्सक्रीटरी कैनाल, और ये कहां खुल जाएगा? यूरेटर और मेल यूरिनोजेनिटल डक्ट। ठीक है। और ये कहां जाकर खुल जाएगा? ये खुल जाएगा क्लोएका में जाकर के। ठीक है। और क्लोएका पास यूरिन, फीकल मटेरियल और गैमेट तीनों को पास करता है। एंड बिडर कैनाल इज अ जंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड किडनी, ये दोनों का जंक्शन है। ठीक है। अब जरा हम इसका स्पर्म पाथ के बारे में बात कर लें। देखो टेस्टिस से स्पर्म कहां जाएगा? बास एफ्रेंसिया में। बास एफ्रेंसिया से कहां जाएगा? बिडर कैनाल। बिडर कैनाल से कहां जाएगा? एक्सक्रीटरी कैनाल इन किडनी। वहां से कहां जाएगा? यूरिनोजेनिटल कैनाल। वहां से क्लोएका एंड क्लोइकल एपर्चर, और वहां से बॉर्डर में जो ओवा का बंच है उसके ऊपर पहुंच जाएगा, और मेल की बॉडी से स्पर्म का रिलीज होना क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। ये इंसेमिनेशन कहलाता है। अब यहां पर हम बात कर लें थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे। इसका जो किडनी है कैसा है? मेसोनेफ्रिक किडनी है। देखो एक बात याद रखना, अगर मैं वर्टिब्रेटा की बात करूं तो पाइसेस और एम्फीबिया में कैसा किडनी? मेसोनेफ्रिक किडनी। मेसोनेफ्रिक का मतलब क्या है? जिसमें नेफ्रॉन का नंबर थोड़ा सा कम होता है, अबाउट 1000।
ठीक है। तो वन पेयर मेसोनेफ्रिक किडनी है, कहां पर है? बॉडी कैविटी के पोस्टीरियर साइड में, डायग्राम में हम देख कर रहे हैं, और बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में। यूरेटर कितना है? वन पेयर है। और ये मेल में क्या कहलाएगा? यूरिनोजेनिटल कैनाल इन मेल। और ये कहां जाकर खुल जाएगा? क्लोएका में जाकर खुल जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर एंड क्लोएका, ये थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर है जो क्या करता है, जो है रेक्टम के वेंट्रल साइड पर होता है, और ये भी क्लोएका में आकर खुलता है। ठीक है। फिर थोड़ा सा बात हम यहां पे बात कर लें फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करता हूं तो इट इज कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस वन पेयर। अभी हम डायग्राम देख कर रहे हैं, टेस्टिस कितना हुआ? वन पेयर। ठीक है। बास सिफ्रेंसिया कितना हुआ? 10 to 12 पेयर। अभी हम देख कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? बिडर कैनाल, उसके बाद एक्सक्रीटरी कैनाल, उसके बाद यूरिनोजेनिटल कैनाल, उसके बाद क्लोएका। और अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो इसमें याद रखना ओवरी वन पेयर, ओविडक्ट वन पेयर एंड क्लोएका सिंगल। ठीक है। अब थोड़ा सा यहां बात कर लें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखो ये किडनी कितना लोब किडनी है? ये जो है 3 लोब किडनी है, उसके ऊपर ये ओवरी है। ठीक है। और मेल और फीमेल दोनों में ही किडनी के साथ लगा होता है फैट बॉडी, जो क्या करता है? फूड मटेरियल का स्टोर करता है, जो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में बहुत काम आता है। ठीक है। उसके बाद इसोफेगस के दोनों साइड में ओविडक्ट स्टार्ट हो जाता है। ओविडक्ट का ओपनिंग क्या कहलाता है? ऑस्टियम। इसोफेगस के दोनों साइड में वन पेयर ओविडक्ट। और ओविडक्ट कहां जाके खुल जाएगा? ये खुल जाएगा क्लोएका में। और जैसे कि हमने पढ़ा था, इसमें चूंकि इसका जो यूरेटर है केवल यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मेल में किसका करता है? यूरिन का भी करता है और स्पर्म का भी करता है। यहां फीमेल के केस में ओवम का ट्रांसपोर्टेशन, ओवरी से ओवम निकलकर कहां जाएगा? बॉडी कैविटी में, उसके बाद ऑस्टियम में ओविडक्ट से होता हुआ बाहर पहुंच जाएगा। तो इसमें याद रखना यूरेटर यूरिनोजेनिटल कैनाल मेल में है, फीमेल में ऐसा नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट? अब थोड़ा सा बात कर लें एम्प्लेक्सिस और सेक्सुअल एम्ब्रेस और सेक्सुअल एक्ट के बारे में। देखो आपने सुना होगा केवल आपको जो टर का साउंड है, टेक्निकली दिस इज कॉल्ड एज क्रॉकिंग साउंड। इसको आप केवल रेनी सीजन में आप सुन सकते हो, रेनी सीजन के अलावा ये कभी भी नहीं सुनाई देता। जो साउंड है टर का क्रॉकिंग साउंड, ओनली इन रेनी सीजन। ठीक है। तो अब क्या होगा? ये मतलब मेल और फीमेल एक दूसरे को लोकेट करने के लिए ये साउंड एक तरह की पहचान है। मेल का क्रॉकिंग साउंड कैसा होता है? लाउडर होता है, क्योंकि उसके हेड के नीचे वोकल सैक है, और फीमेल का थोड़ा धीमा होता है। ठीक है। और क्या होगा? ये क्रॉकिंग साउंड के बाद जो मेल है वो क्या करेगा? फीमेल के बैक पर जाकर बैठ जाएगा। फीमेल का साइज ज्यादा होता है मेल के कंपैरिजन में, और अपने फोर लिम्ब के नप्चियल पैड का इस्तेमाल करेगा। नप्चियल पैड का इस्तेमाल क्यों करेगा? क्योंकि इसका जो स्किन है वो कैसा होता है? स्लाइमी होता है। ठीक है ना। उसके ऊपर क्या होता है? म्यूकस होता है। तो अपने नप्चियल पैड कैसा है? खुरदुरा स्ट्रक्चर, उसका इस्तेमाल करके फीमेल का जो बेली है, बेली को क्या करेगा? पुल करेगा। और ये फिजिकल स्टिमुलेशन है। और इसके जवाब में जो फीमेल है उसके क्लोएका से 2500 to 3000 ओवा रिलीज होगा। कहां पर होगा? बॉटर में रिलीज होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज एग स्पॉन। इसका रिलीज होना क्या कहलाता है? एग स्पॉन कहलाता है। फिर एग स्पॉन के ऊपर बहुत सारा स्पर्म मेल के क्लोएका से रिलीज होगा, एंड दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। ये इंसेमिनेशन कहलाता है। ठीक है। अच्छी तरह से याद रखना, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, कहां होता है? बॉर्डर पे होता है। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है। और जो इसका लार्वा है क्या कहलाता है? टैडपोल कहलाता है। और टैडपोल के मेटामॉर्फोसिस से क्या बन जाता है? एडल्ट बन जाता है। अब थोड़ा सा बात कर ले इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फ्रॉग। याद रखना, फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। फ्रॉग का जो सबसे बड़ा फायदा है वो क्या फायदा है? ये बहुत सारे इंसेक्टों को खाते हैं और हमारे बहुत सारी चीजों को बचा लेते हैं। उसके अलावा ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है, क्योंकि ये कैसा है? कार्निवोरस एनिमल है। और ये किसको खाता है? ये खाता है हर्बिवोरस एनिमल को। तो इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने के लिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। ठीक है। और इसके जो मस्कुलर लेग हैं ये कुछ एक देशों में, चाइना जैसे देशों में खाए जाते हैं। ठीक है। इतनी बातें कुल मिलाकर हमें फ्रॉग के बारे में पढ़ना था, जिनको हमने पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट भी करेंगे।
ओके, सो दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। कल हम लोग बात करेंगे कॉकरोच के बारे में। वैसे आज मैं कॉकरोच के बारे में बात करने वाला था, पर थोड़ा सा कार्यक्रम में चेंज हुआ है, तो अब कल हम लोग बात करेंगे कॉकरोच के बारे में। ओके, ऑल द बेस्ट।